Guys, I hope you all are doing well. As you all know, today we had examination of SUBC. उसी के बारे में आपके लिए एक वीडियो जहां पे हम लोग पूरा पेपर का आज एनालिसिस करने वाले हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन से आंसर्स थे, किस तरीके से उन्होंने पूछा है और कौन से चैप्टर्स में कितने मार्क्स का आया हुआ। करेक्ट? सो लेट्स बिगिन विद दैट। एज यू ऑल नो, आई ऑलवेज गो फॉर पार्ट सी। हम लोग पार्ट सी में सबसे पहले जाते हैं और वो हमारा विनिंग पार्ट रहता है। पार्ट सी की बात करें तो इस बार आईबीसी में से 17 मार्क के सवाल आए थे। डोरमेंट में से 3 मार्क के सवाल थे और स्ट्राइक ऑफ में से 5 मार्क। अगर मैं पार्ट सी की बात करूं तो हमारा जो क्वेश्चन 5A जो सबसे पहला क्वेश्चन था, दैट इज वाइंडिंग अप पिटिशन फाइल्ड बिफोर एनसीएलटी, वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट सच वाइंडिंग अप फॉर द रीजन इंटर एलिया दैट क्लोजर ऑफ यूनिट अफेक्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज, डिसाइड वेदर वर्कमैन हैव अ राइट टू बी हर्ड। वाइंडिंग अप पे क्या वर्कमैन की आप बात सुन सकते हो कि नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ। एज यू ऑल नो, वाइंडिंग अप हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, तो जिसको भी कोई भी तकलीफ होती है, क्रेडिटर्स जो होते हैं वो अपना क्लेम कब ला सकते हैं, तो बोले सर वाइंडिंग अप पे ला सकते हैं। कब ला सकते हैं? वाइंडिंग अप पे। तो क्या वाइंडिंग अप पे हम उनकी सुनेंगे? बोले बिल्कुल, एनसीईआरटी उनकी सुन सकता है। करेक्ट? 3 मार्क्स का बहुत ईजी सवाल था। उसके बाद बी में चलेंगे तो उन्होंने पूछा हुआ है कि इन केस यूनिक मेटल्स लिमिटेड ऑल द क्रेडिटर्स हैव बीन सेटिस्फाइड, can adjudicating authority without waiting for 180 days of resolution process approve the resolution plan under section 31 of IBC? क्या आईबीसी 180 डेज का वेट किए बिना पूरा का पूरा जो रिजोल्यूशन प्लान है जिसको सीओसी ने अप्रूव कर लिया है, कमिटी वाले सेटिस्फाइड है, ठीक है, क्या 180 डेज का कंपलसरी वेटिंग पीरियड है? तो बोले नहीं सर, 180 डेज आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम टाइम पीरियड, कि आपको 180 डेज के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का है। अगर उस बीच सारे क्रेडिटर सेटिस्फाई हो चुके हैं, जिनको पैसा देने का था उनको हमने पैसा दे दिया या प्रॉमिस कर दिया पैसा दे रहे, फिर 180 डेज के लिए रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाने के बाद वेट करने की जरूरत नहीं है। वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा लिखा है, आपके 3 मार्क्स पक्के। करेक्ट? गोइंग फॉरवर्ड, सी व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन? थ्रेशोल्ड लिमिट पूछा, बहुत सिंपल सवाल, 3 मार्क के लिए। सिर्फ आपको थ्रेशोल्ड बताना है। थ्रेशोल्ड इन द सेंस आपको क्या बताना है कि सर लिमिट क्या है, किसकी लिमिट क्या है, आईबीसी में एप्लीकेशन एंटर करने की लिमिट क्या है। कोरोना के पहले 1 लाख था, अब 1 करोड़ हो चुका है, 1 करोड़ की लिमिट है। अगर आपने वो लिखा है, आपके 3 मार्क्स पर। सिर्फ लिमिट पूछिए सर। डी पॉइंट, व्हाट आर द वेरियस कंप्लायंस? डोरमेंट के कंप्लायंसेस पूछे। डोरमेंट के कंप्लायंस एज यू ऑल नो, क्या पूछा इन्होंने? डोरमेंट कंपनी के कितने कितने कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टर कितने मिनिमम होने चाहिए, आपको एक रिटर्न भरने का है, राइट? वो सारे कंप्लायंस अगर आपने लिखे हुए, वो सारे कंप्लायंस अगर आपने लिखे हो, तो आपके 3 मार्क्स। ओनली कंप्लायंसेस ऑफ डोरमेंट, राइट? उसके बाद ई, पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप टू बी मेड बाय प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज क्या वाइंडिंग अप की पिटिशन कर सकती है कि नहीं? बिल्कुल कर सकती सर। क्यों नहीं कर सकती? वॉलेंट्री लिक्विडेशन, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी अपने आप को लिक्विडेट कर सकती है। तो वॉलेंट्री लिक्विडेशन वाला अगर आपने लिखा हुआ है, आपके 3 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन 5 था, बहुत सिंपल क्वेश्चन 5 पूछा हुआ उन्होंने। उसके बाद अगर क्वेश्चन 6 में चलता है, तो लिस्ट द टाइप्स ऑफ कंपनी विच कैन नॉट बी रिमूव या स्ट्राइक ऑफ अंडर द प्रोविजन। ऐसी कौन सी कंपनी है जो स्ट्राइक ऑफ या रिमूव नहीं हो सकती? एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। जैसे कि आपको बताया कि लिस्टेड कंपनी, वैनिशिंग कंपनी वाला पूरा जो क्वेश्चन था, ठीक है, अगर आपने वो लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी, वैनिशिंग कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इन सबको आप नहीं निकाल सकते, तो आपका आंसर सही, आपको सीधे 5 मार्क दे। उसके बाद उन्होंने पूछा डिस्क्राइब द प्रोसीजर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 53 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। असेट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन 53, दैट इज वाटरफॉल अरेंजमेंट। अगर आपने वाटरफॉल अरेंजमेंट लिखा है तो 5 मार्क्स आप। सो ये पार्ट सी एकदम सिंपल था, कोई ऑप्शन नहीं था, सीधे सीधे क्वेश्चन 5 और 6 पूछ लिया है। एज आई सेड, आपको आईबीसी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट एकदम लिबरल 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे हुए आपको। सिर्फ 2 केस लॉ थे और वो भी ज्यादातर इजी थे, जिसको आप इजीली सॉल्व कर। तो दिस वाज आवर पार्ट सी, राइट? नाउ गोइंग फॉर पार्ट बी। अगर पार्ट बी की बात करें तो उसमें जो विनर चैप्टर था, या जो बोले कि जिस चैप्टर में से सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, वो है चैप्टर नंबर 13। ऑलमोस्ट 20-21 मार्क्स आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 13। बाकी के चैप्टर्स का अगर मैं कंट्रीब्यूशन बताऊं तो कहीं 16, 15, 18 चैप्टर में से 3-3 मार्क का पूछा हुआ है, 14 और 17 में 6-6 मार्क्स का पूछा हुआ है। और इसमें ऐसा था कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, जी हाँ, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो लॉजिकली चैप्टर सॉरी पार्ट ए के है, उसके भी उन्होंने यहाँ पे 8 मार्क के सवाल दे दिए। एज यू ऑल नो, इसमें ऑप्शंस है, तो मेरे मार्क्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो थोड़े ज्यादा होंगे,
बिकॉज ऑप्शंस के साथ में आपको मार्क्स बताया, राइट। सो पार्ट बी में विनिंग चैप्टर वाज चैप्टर नंबर 13। लेट्स सॉल्व। पहला ही सवाल चैप्टर 13 का क्वेश्चन है 1, सेंट्रल सेल्स एंड गुड सर्विस एक्ट प्रिस्क्राइब द केस रजिस्ट्रेशन अंडर कंपलसरी इररिस्पेक्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। सर अगर एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है फिर भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किन लोगों को करवाने का था, उसका आपको सवाल पूछा हुआ है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, राइट। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, इंटरस्टेट हो, ये वाली जो चीजें थी बहुत सिंपल 4 पॉइंट्स से 4-5 पॉइंट से अगर वो आपने लिखे हैं तो आपका वो राइट है। और उसमें ही सेकंड पॉइंट था दैट आर सर्टेन पीपल हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कुछ लोग जिनको आपको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, उनका आपको सीधा सीधा लिख देने का था। कौन थे वो लोग? जो होली एग्जम्प्ट टैक्स से एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे। 4 पॉइंट अगर आपने लिखे तो आपके पूरे दोनों को मिला के 5 मार्क पक्के। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने बी में, विक्रम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ 50 लाख एंड टर्नओवर ऑफ 15.8 करोड़ इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी हैज फाइल्ड इट्स एनुअल रिटर्न फॉर 11 फाइनेंशियल ईयर। कंपनी ने एनुअल रिटर्न भरा हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ? ओनली वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एक ही डायरेक्टर से। विथ रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट आपको एनालिटिकली कमेंट करना है कि क्या कंपनी ने ये जो किया है वो सही है या नहीं। अभी एक ही डायरेक्टर ने फाइल किया, सही है, बिल्कुल सही है सर। आप स्मॉल कंपनी में इसको बोलो, स्मॉल कंपनी है ये, स्मॉल कंपनी के एग्जाम्पशंस में लिखा हुआ था कि अगर एक ही डायरेक्टर साइन करता है तो भी ये वैलिड है। अगर ये आपने लिखा है तो 5 मार्क आपके हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद सी पॉइंट, एंटरप्रेन्योर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टैट्यूटरी क्लियरेंस रिलेटिंग टू पॉल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंट व्हाइल सेटिंग अप द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग पॉल्यूशन लाइसेंस सर्टिफिकेट और कंसेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कैरीज ऑन क्लासिफिकेशन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉल्यूशन इंडेक्स एंड कैटेगराइज द इंडस्ट्रीज। अब तो सीधा सीधा सवाल पूछा हुआ है एकदम कि आपको हमें ये बताना है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस किसकी बात की आपने? एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात की है। चैप्टर नंबर 13 से फिर से एक सवाल है, अगर आपको पता हो तो चैप्टर नंबर 13 में 4 कैटेगरीज थी। कितनी कैटेगरीज थी? 4 के इंडेक्सेशन के हिसाब से उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई थी, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड व्हाइट। अगर ये 4 कैटेगरीज को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, कितनी ये 4 कैटेगरीज को आपने एक्सप्लेन किया, तो आपका यहाँ पे 5 मार्क पक्का। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 4, सॉरी क्वेश्चन 3, उसमें लिखा है इन्होंने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट समझा दो। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट से अगेन चैप्टर नंबर 13 में से सवाल है। और उसके बाद उन्होंने बोला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। चैप्टर 16 से इकलौता सवाल, कॉपीराइट का असाइनमेंट आप हमें बताइए। जिसमें आपको अगर याद हो तो वहां पे एक अच्छा सा टेबल दिया हुआ है, मेरी नोट्स में भी आपको पता हो कि अच्छा सा टेबल दिया हुआ है। राइट हैंड साइड पे टेबल में लिखा है कि भाई अगर सामने वाले को आपने असाइन किया कॉपीराइट, आपने उसमें ईयर्स मेंशन करना भूल गए हो तो 5 साल है। ईयर्स आप भूल गए हो 5 साल है। टेरिटरी भूल गए हो तो आपको होल ऑफ इंडिया है। बस वो 3 चीजें 2 चीजें अगर आपने लिखी है तो आपका कंप्लायंस हो चुका। उसके बाद अगर बात करें तो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 4A 2 चीजें हैं। कौन सा है? क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 4A, दोनों में आपको ऑप्शन है। पहले क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। एनी बिजनेस एंटिटी डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिक्वायर्स पान। कोई भी बिजनेस है जो बिजनेस एंटिटी अगर इंडिया में काम करे तो उसको पान कार्ड चाहिए। आपको सिर्फ इसको इल्यूस्ट्रेट करना है। अगेन चैप्टर नंबर 13 का सीधा सीधा सवाल आपको पूछा हुआ है किस बारे में, कि आपको सिर्फ बोले इंडिया में कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको पान कार्ड चाहिए। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता, वो आपने लिखा है, आपको क्लियरली यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। गार्ग बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने नाम चेंज किया हुआ है, हैज चेंज्ड इट्स नेम। देयर इज नो अल्टरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल स्टेटस ऑफ द कंपनी। द फैक्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ नेम वाज ब्रॉट टू द नोटिस टू ट्रिब्यूनल। हैज द कंपनी गॉट राइट टू एग्जीक्यूट अ डिक्री। नए नाम में क्या डिक्री कर सकता है चेंज के बाद? बिल्कुल कर सकता है। ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 में चेंज ऑफ नेम में दिया हुआ है सर इसका आंसर, कि अगर कंपनी अपना नाम चेंज कर देती थी तो जितने भी प्रोसिक्यूशंस चल रहे होंगे या कोई केस चल रहा होगा तो वो नए नाम पे कंटिन्यू होगा। सो डिक्री है वो भी आपको नए नाम पे मिल जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, सी बहुत सिंपल सवाल चैप्टर 14 से। त्रिवेणी प्राइवेट लिमिटेड incorporated on 1st August, having its registered office at New Delhi. The manager of the company kept some of the statutory records in one branch in New Delhi. Explain whether company is eligible to keep its statutory registered place other than registered office. क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई भी जगह पे हम लोग रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल चैप्टर 14 में अगर आप स्टार्टिंग में जाते हो तो वहीं पे याद करो, मेरी नोट्स में लिखा हुआ है कि अगर अगर 10% से ज्यादा मेंबर्स अगर कोई जगह पे रिसाइड कर रहे हैं और अगर एसआर पास कर देते हो तो आप वो जगह पे भी रजिस्टर होल्ड कर सकते हो। राइट, एकदम सिंपल सा। उसके बाद डी, आर
enterprises required mandatory to maintain cash records in the era of digitalization? क्या मैंडेटरीली कैश रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है डिजिटलाइजेशन में? अगेन चैप्टर 14 का सवाल है, कैश रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है, क्या आपको इसको डिजिटली रखना चाहिए या आपको इसको कंपलसरी मैन्युअली रखना पड़ता है? तो सर ये आपकी इच्छा है। डिजिटलाइजेशन के जमाने में कैश रखना चाहिए तो बोले यस। वहां पे आपको पता है एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि कैश कितने भी हम लोग बिजनेस कर लेते हैं या कितना भी बिजनेस आगे बढ़ जाता है, हम लोग सब कुछ डिजिटली करते हैं, येट कैश इज एन एसेंशियल पार्ट। तो कैश बुक्स, कैश रजिस्टर्स जो है वो आपको रखने पड़ते हैं। ये चैप्टर 14 का लास्ट टॉपिक है, कैश रजिस्टर्स। अगर आपने वो लिखा है तो आपके 3 मार्क पक्के। फिर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ई। अब ये अगेन 13 में से उठाया हुआ है, फसाई लाइसेंस। रमेश इज गोइंग टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग एंड पैकिंग प्लांट ऑफ काउ घी। He seeks your advice on type of FSSAI license required to take। FSSAI लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो उसके बारे में यहाँ पे बोला हुआ है। आपको रमेश को आपसे एडवाइस मांग रहा है कि सर मैं कौन सा रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, स्टोर कर रहा है और पैक कर रहा है काउगी। एज यू नो FSSAI में 3 लाइसेंस है। पहला, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो सेंट्रल लाइसेंस है। अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो आप सेंट्रल लाइसेंस लेते हो। स्टेट लाइसेंस है, अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है, 20 करोड़ तक, तो आप स्टेट लाइसेंस लेते हो। और अगर आप पेटी फूड हो, दैट इज 12 लाख से ज्यादा आपका टर्नओवर नहीं है, तो आप पेटी का रजिस्ट्रेशन लेते हो। तो आप रमेश को बताओगे कि ये 3 रजिस्ट्रेशन है, उसमें से अगर आप हर जगह एक स्टेट से ज्यादा स्टेट और आपका टर्नओवर इतना ज्यादा है तो आप सेंट्रल का लोगे, वरना आप स्टेट का लोगे। पेटी में तो आते नहीं हो, बट अगर आते हो तो आप पेटी वाला। ये है क्वेश्चन 4 के ई तक के सवाल, ABCDE। एकदम सिंपल, सीधे सीधे सवाल पूछे, कुछ ट्विस्ट नहीं किया। क्वेश्चन 4A की अगर बात करें तो वो और सिंपल थे और सीधे सवाल थे। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो डिस्कस प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट लेबर लेजिस्लेशन विद टाइप ऑफ इंटरवेंशन एरियाज डेल्ट विद। आपको लेबर लॉ के प्राइम इंटरवेंशन पूछे हुए कि सर उसमें किस तरीके से चीजें दी हुई थी। एज यू ऑल नो 15 चैप्टर में लेबर लॉ का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इवन 17 बट 15 में ये ज्यादा सुटेबल है। वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कितने कितने लेबर लॉस है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। अगर वो आपने लिखा है तो यू गेट योर मार्क्स। सेकंड, उद्योग आधार मेमोरेंडम, अगेन चैप्टर नंबर 13। एज वी ऑल नो चैप्टर नंबर 13 में 20 से 21 मार्क का उन्होंने पूछा हुआ है। अगेन ये चैप्टर 13 में से सवाल है, उद्योग आधार मेमोरेंडम। उद्योग आधार मेमोरेंडम एक्सप्लेन करना है, छोटा सा MSME SSI वालों को उद्योग आधार में लेना है और फिर अब से उनको उद्यम में कन्वर्ट करवा देना, ऐसा लिखा है। यू गेट योर मार्क्स, राइट, 3 मार्क्स ईच। 3 की बात करें, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच RBI में कैंसल लाइसेंस ग्रांटेड टू बैंकिंग कंपनी। RBI लाइसेंस कब कब कैंसिल कर सकता था, वैसा सवाल है। अगर आपने बिजनेस जो है वो कैरी नहीं कर रहे, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं किए, राइट, उन्होंने जो रेगुलेशंस बोले थे वो फॉलो नहीं किए, पूरा जो टेबल दिया हुआ था वो अगर आपने लिखा है, 3 मार्क आपके। बहुत सिंपल सवाल है, कैंसलेशन वाला। फोर्थ पॉइंट की बात करें कि 17 चैप्टर में से पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर वेजेस में से कितने कितने डिडक्शंस कर सकते हैं। एक्सप्लेन द डिडक्शंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। फाइन, PF का पैसा, ये सारी चीजें आप वहां से कट कर सकते थे अगर ये आपने लिखा है। यू गेट योर 3 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन अगेन, अभिनव हैज ज्वाइंड so and so company as a trainee to the secretariat and legal department of the company. He has been asked to prepare a checklist of compliances of environmental law. सिर्फ आपको चेकलिस्ट बनानी थी। एज यू ऑल नो चैप्टर नंबर 18 में एक चेकलिस्ट दी है एनवायरमेंटल लॉ की, एयर वाटर और फिर एनवायरमेंट की चेकलिस्ट। अगर एनवायरमेंट की चेकलिस्ट आपने लिखी है, यू गेट योर 3 मार्क्स। सिंपल, एकदम सिंपल पेपर आपको बना के उन्होंने दिया हुआ। ये हो गया हमारा पार्ट बी। पार्ट सी हमने कर लिया, पार्ट बी हमने कर लिया। लेट अस गो फॉर पार्ट ए। अगर पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स है और बहुत सारे चैप्टर्स में से पूछते भी है। यहाँ पे अगर विनर की बात करें तो विनर वाज चैप्टर नंबर 2, जिसमें ऑलमोस्ट 18 मार्क्स का पूछा हुआ है। रेस्ट बिग चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 3, चैप्टर 9 में से 8 मार्क्स का पूछा हुआ है। चैप्टर 8 में से 6 मार्क्स का पूछा हुआ है। 7, 6 और 4 में से 4 मार्क्स का पूछा हुआ है। चैप्टर 1 में से 5 मार्क्स का पूछा हुआ है। इतने चैप्टर्स में से इन्होंने पूरे क्वेश्चन क्यूरेट किए हुए। सो बहुत कम, जैसे कि अगर बात करें तो 7 ही चैप्टर्स उन्होंने लिए थे, 7 चैप्टर्स में से पूछा है। रेस्ट चैप्टर्स में से उन्होंने पार्ट ए को एंटरटेन नहीं किया। पहली बात करूं तो सुमित हैज expertise in the field of modular kitchen designing. He possesses adequate education too in the field. Now, in order to start his venture, he wants to consult a company secretary for getting aware of various modes of organization and to select the best mode, keeping in view their merits and demerits. As a company secretary, make sure Sumit is acquainted. आपको उसको बताना कि कितने कितने मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पहले चैप्टर मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए होते, उसमें सोल प्रोप्राइटर, कंपनी और उसके बेनिफिट्स दिए होते, एडवांटेजेस दिए होते, वो एडवांटेजेस आपको लिखने।
इतना अगर आपने लिखा हुआ है, यू गेट योर 5 मार्क्स के लिए। इतना सिंपल सवाल। सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो जब मैंने ये पढ़ाया था, मैराथन किया था, तब मैंने बोला था ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट को ध्यान से पढ़ना। अगर आपको बताओ ओपीसी में, 120 डेज रेसिडेंट इन इंडिया का अमेंडमेंट आया था। रमन इन इंडियन सिटीजन एंड इज स्टेन इन इंडिया ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 130 डेज। ही अपॉइंट संजय अ फॉरेन सिटीजन एंड इज नॉमिनी 125 डेज। तो 130 डेज के लिए रमन है, संजय 125 डेज के लिए है। और क्या वो लोग ओपीसी ओपन कर सकते हैं और नॉमिनी बन सकते हैं? सर बिल्कुल। 120 डेज का क्राइटेरिया, दोनों 120 डेज के क्राइटेरिया को कंप्लाई कर रहे हैं, ये लोग ओपीसी बना सकते हैं और एक जन नॉमिनी रह सकता है। सी क्वेश्चन, सॉरी। Ramesh wishes to form a Nidhi company within a minimum paid up capital of 12 lakh rupees. Ramesh is seeking your guidance regarding general limitations and prohibition put in place for Nidhi. Again याद करो, अमेंडमेंट निधि कंपनी में पेड अप का अमेंडमेंट आया था। मैंने आपको अमेंडमेंट शीट दी थी लास्ट टाइम पे, मैराथन में इसके बारे में बताया था। निधि कंपनी 12 लाख का है इनके पास पेड अप इक्विटी, 10 लाख का हो तो कर सकते सर। प्लस और एक सवाल पूछा इसमें, जनरल लिमिटेशंस निधि के, चिट फंड नहीं कर सकता, प्रेफरेंस नहीं सकता, ये सारे जो लिमिटेशंस थे वो लिमिटेशंस लिखने थे। ये दो चीजें आपसे पूछी हुई है 5 मार्क्स। मूविंग फॉरवर्ड, डी आपको पूछा है, हरदेव लाल डायरेक्टर ऑफ JKL लिमिटेड, बोनाफाइडली उन्होंने ऑब्जेक्ट के लिए काम किया था, बट बाद में पता चला कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये नहीं था, वाज नॉट फॉलिंग विद इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। अगर ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था फिर भी उन्होंने किया, ये उनको पता चला, सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने वोट नहीं किया इस पे। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसको फिक्स कैसे करें, सपोर्ट करो आंसर, ठीक है, फिक्स कैसे करें। सो सर ये अल्ट्रा वायरस है, सारे शेयर होल्डर्स चाहे तो भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते, किया भी नहीं है शेयर होल्डर्स ने इसको मंजूर, तो हम लोग डायरेक्टर को पर्सनली लायबल कर सकते हैं, ठीक है, भले बोनाफाइड एक्टिविटी किया, अल्ट्रा वायरस है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, ये एक्टिविटी ये लोग कर सकते नहीं, सिंपल चीज। फिर क्वेश्चन टू है, जो दो ऑप्शंस थे उसमें से क्वेश्चन 2 और 2 है, लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट ए का, देन विल बी डन विद दिस। अगर मैं क्वेश्चन 2A की बात करूं तो मैट्रिक्स लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है चेन्नई में। एनुअल जनरल मीटिंग इन्होंने गोवा में की एंड कंक्लूडेड, कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स टू कंडक्ट द मीटिंग उन्होंने रिसीव कर ली थी। अब लॉजिकली देखा जाए तो ये कंपनी लॉ पे टिप करता हुआ सवाल है कि इन्होंने CTV दैट इज सिटी टाउन विलेज जहां पे RO एस्टेब्लिश है उसके बाहर जाके किया है, तो भाई ये नहीं कर सकते। एंड कंसिक्वेंसेस, अगर ऐसा कोई भी रिजोल्यूशन उन्होंने पास किया जहां पे इंटरेस्ट नहीं डिस्क्लोज किया था डायरेक्टर का, अगेन रिजोल्यूशन पास हुआ पर डायरेक्टर का इंटरेस्ट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, कर सकते सर? नहीं कर सकते। टिप्सी सवाल थोड़ा कंपनी लॉ का पार्ट था अगेन, बट सिंपल, यू कैन ऑलवेज क्रैक इट। बी की बात करें, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट ट्रस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट चैप्टर 6 का सवाल है। प्राइवेट ट्रस्ट में लोग जो होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट में लोग जो होते हैं वो आपको असरटेनेबल होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट में लोग असरटेनेबल होते हैं, पब्लिक ट्रस्ट में जनरल बॉडी होता है, असरटेन नहीं कर सकते। ये अगर डिफरेंस आपने लिखा हुआ है प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट का, तो लास्ट में याद करो जब मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाया था तब मैंने आपको इसका एक डिफरेंस दिया था एक क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, अच्छे से क्यूरेट करके हुए वो लिखा है आपने, आपको यहाँ पे 4 मार्क मिल जाएंगे। राधा फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड, अ स्टार्टअप वांट्स टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉइज। स्टार्टअप है, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने कर सकता है कि नहीं, उसका एग्जाम्पशन है। स्वेट इक्विटी शेयर्स का स्टार्टअप में चैप्टर 9 में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में उसका एग्जाम्पशन दिया हुआ है सर, 50% ऑफ पेड अप तक दे सकता है। कितने तक दे सकता है? 50% ऑफ पेड अप, और एम्प्लॉय की डेफिनेशन भी उसमें वाइड है। ये चीज अगर आपने लिखी है, यू गेट योर 4 मार्क्स। मूविंग फॉरवर्ड, क्लब वॉज फॉर्म फॉर LLP कंपनी अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्लब फॉर्म हुआ है with the object of promoting गिल्ली डंडा by arranging introductory course at district level and friendly matches. The club has been earning surplus of late. सरप्लस कमा रहे, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी फिर भी सरप्लस कमा रहे। अफेयर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉडुलेंटली चलाने लगे, डिविडेंड पे करने लगे। अ मेंबर डिसाइडेड टू मेक कंप्लेंट, उसने कंप्लेंट कर दी रेगुलेटरी अथॉरिटी को। अब 2 सवाल पूछे आपसे, 2-2 मार्क के। इज देयर एनी प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट टू रिवोक द लाइसेंस? क्या रिवोकेशन का कोई भी पॉइंट है? बिल्कुल सर। अगर सेक्शन 8 कंपनी ऐसा कर रही है, अपना ऑब्जेक्ट को वायलेट कर रही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जो नहीं कर सकती, तो क्या कर सकते हैं सर? हम लोग इसका लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। प्लस दूसरा सवाल पूछा हुआ है, क्या इसको मर्ज कर सकते हैं स्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो नेटवर्किंग में है? अब उसी में अगर आपको याद हो, आप कंट्रावेंट किया है तो आपका लाइसेंस जाएगा, आपको मर्ज भी कर सकते हैं, पर मर्ज आपको सेम ऑब्जेक्ट वाली कंपनी में करेंगे, इसका सेम ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कंपनी में आप मर्ज नहीं हो सकते। मूविंग फॉरवर्ड, ई पॉइंट,
SDM Private Limited is having paid up capital of 45 lakh, annual turnover 185 lakh. Wholly owned subsidiary of K, वो K की wholly owned subsidiary है, क्या ये स्मॉल कंपनी में फॉल करेगी? सर बिल्कुल नहीं. स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन लिखो. स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के बाद उसके एक्सेप्शंस थे 3, और उसमें पहला ही एक्सेप्शन था सर ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी अगर हुई ना तो वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती. ये एक्सेप्शन लिखा है. यू गेट योर 4 मार्क्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू. गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2A. इफ यू आर गोइंग फॉर 2A, दैट इज अल्टरनेट टू क्वेश्चन 2. पहला सवाल है, शंकर डायरेक्टर ऑफ बिजनेस सॉल्यूशंस रिजाइंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने रेजिग्नेशन डाल दी. एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी ने DIR 12 भरा है, बट वहां पे रेजिग्नेशन की डेट इन्होंने 30 जून डाल दी. रिजाइन कर लिया था 1 अप्रैल को, डेट कंपनी ने डाली है 30 जून, राइट. बीइंग द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, द कंपनी कंटिन्यूड टू इशू वेरियस चेक्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टू इन्वेस्टर्स इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, जो उन्होंने 1 अप्रैल के बाद ली थी, बट चेक्स डिसऑनर हो गए. इन्वेस्टर फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी. द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिस्कस एंड एडवाइस वेदर द शंकर शैल बी लायबल और नॉट. क्या लायबल है? सर बिल्कुल नहीं. क्यों? सर भले उनकी रेजिग्नेशन डेट कंपनी ने एक्सेप्ट बाद में कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है, रेजिग्नेशन उन्होंने अगर दे दिया उस दिन से वो ज्वाइन नहीं हुए, उसके बाद का अगर कोई भी कंडक्ट होता है उसके लिए वो लायबल नहीं है. इफ यू रिमेंबर माय लेक्चर्स, हमने बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात किया था. मैंने आपको एक पूरी स्टोरी भी बताई थी कि जब मैं आर्टिकलशिप में था तब ऐसा केस हुआ था. और अगर आपने रिजाइन कर लिया है उसके बाद भले उन्होंने कुछ भी किया हो, हमारी एज अ डायरेक्टर लायबिलिटी नहीं आई. Lakshmi Tube Lights Private Limited has committed a default in its violation of the provision of Companies Act. No specific penalty or punishment is provided in the act for the said default. In given circumstances, decide the quantum of punishment. आपको punishment बोला हुआ है, no specific penalty, जिसकी कोई specific penalty नहीं है. Now again ये थोड़ा कंपनी लॉ का टिप्सी सवाल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. इफ यू नो सेक्शन 450 ऑफ कंपनीज एक्ट वो बोलता है कि जिसकी कोई पेनल्टी नहीं है उसके लिए हमने पेनल्टी दी हुई है. जिसकी कोई पेनल्टी नहीं है उसके लिए हमने पेनल्टी दी हुई है. 10,000 रुपए है, और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट हुआ तो 1,000 रुपए पर डे है. उसमें मैक्सिमम कंपनी के लिए 2 लाख है, और अगर ऑफिसर है तो उसके लिए 1 लाख है. ऐसी अगर आपने पेनल्टी लिखी है तो यू गेट 2 मार्क्स आउट ऑफ इट. सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, NBFC lend and make investment and hence their activities are akin to that of banks. However, कुछ डिफरेंस, बहुत सिंपल सवाल. कौन से चैप्टर में से? चैप्टर नंबर 8 में से, NBFC, राइट. क्या NBFC और बैंक सेम है या डिफरेंट? तो बोले सर डिफरेंट है, और उन्होंने उसके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है. 3 चीजें, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस का पार्ट नहीं है. अगर आपने ये लिखा है यू गेट योर 4 मार्क्स फॉर जस्ट राइटिंग 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. डेल्टा LLC इज अ लिमिटेड कंपनी registered in Limited Liability Corporation, registered in California. The company has no place of business in India by itself or through an agent, but it's doing online business through electronic mode in India. Explain whether Delta LLC will be treated as a foreign company as per the provision of Companies Act. क्या डेल्टा LLC जो है उसको हम लोग फॉरेन कंपनी ट्रीट करेंगे? वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से इंडिया में, बिल्कुल. हम लोग इसमें फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिखेंगे, वहां पे क्लियरली लिखा है कि वो इंडिया में कोई भी तरीके से बिजनेस कर रही हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, एजेंट से या ब्रांच ऑफिस, लीजिंग ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, किसी भी तरीके से कर रही हो, हम उसको फॉरेन कंपनी मानेंगे और उसको यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल. फोर्थ क्वेश्चन, इज द प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सेम? क्या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस जो उन्होंने दिया हुआ है वो आपको इसको मेंशन करने था. एज यू ऑल नो चैप्टर 8 का अगेन ये सवाल है. हाउसिंग फाइनेंस की कंडीशंस होती थी कुछ कि ये कंप्लाई किया, ये कंप्लाई किया, ये कंप्लाई किया तो आप कर सकते हो. इफ यू हैव रिटन दैट, आपकी नोट्स में एज यू ऑल नो जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किया उसमें क्लियरली पूरे पॉइंट्स मेंशन किए हुए थे कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी हुई है. ऑलमोस्ट NBFC वाली कुछ सिमिलर थी, नीचे की 2-3 चीजें चेंज थी. इफ यू हैव रिटन दैट यू गेट योर मार्क्स. लास्ट है डिफाइन यूनिकॉर्न. सिर्फ आपको यूनिकॉर्न एक्सप्लेन करने के लिए चैप्टर 9, जिसका यूनिकॉर्न का उन्होंने पॉइंट दिया हुआ, जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है. इफ यू हैव रिटन दिस यू गेट योर 4 मार्क्स. एज देखा जाए तो पेपर में क्वेश्चंस थोड़े कट शॉर्ट, मतलब इजी थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे, और उसके सामने मार्क्स आपको बहुत अच्छे से दिए हुए थे. वैसे 3 मार्क के सवाल भी ज्यादा थे, बट एज यू ऑल नो इफ वी टेक आउट द विनर्स ऑफ दिस, देन चैप्टर 2, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 21, 17, 18, 21 मार्क्स के ये चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं. इजीली आप इसके ऊपर से पेपर को क्रैक कर सकते हो. आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, एंड आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू फर्दर, राइट. सो इसी बात से हम लोग यहाँ पे इसको एंड करते हैं. अगेन एज यू ऑल नो नेक्स्ट टाइम भी आपका SUBC का पेपर होगा. प्लीज फॉलो दिस.
अगेन हम लोग एनालिसिस की बात करेंगे, अगेन हमारा मैराथन आएगा, अगेन वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर्स दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड एंड प्लीज फॉलो द नोट्स। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको दिया हुआ है, ये करो, आप बिल्कुल एग्जामिशन ले आओगे, मेरे को पक्का पता है एग्जामिशन ले आओगे। सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। बाय बाय।